नमस्कार, मेरा नाम त्रिलोकनाथ पांडे है। मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाता हूँ। आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, वह है कविता शिक्षण या उसकी पद्धतियाँ या प्रणाली। कैसे हम कविता पढ़ाएं, कैसे हम उन्हें बताएं, बच्चों को बताएं। यह अंश जो है खास करके मेरे शिक्षक बंधुगण के लिए है, बंधुओं के लिए है। मुझे विश्वास है आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो चलिए बात करते हैं हिंदी शिक्षण प्रणाली की। दोस्तों, यहाँ पर दरअसल मैं ये बता रहा था कि कविता पढ़ाने की अनेक विधियाँ प्रचलन में हैं। शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तरानुरूप या स्तर के अनुरूप किसी भी प्रणाली को अपना सकता है। यहाँ पर कुल 9 प्रणालियाँ हैं। मैं एक एक करके बताता चलूँगा आपको। पहली प्रणाली जो है वो है गीत प्रणाली। गीत प्रणाली में संगीत सभी को अच्छा लगता है, ये तो हम मानते हैं। निर्झरों में कलकल की ध्वनि से बहता जल, प्रकृति की सुरम्य एवं मनोरम वादियों की गोद, मंद मंद गति से चलने वाली समीर सभी को सहज आकर्षित करती है। बच्चों में भी जन्म से गीत के प्रति आकर्षण होता है, उन्हें गीत अच्छा लगता है। अगर इन गीतों का प्रयोग शिक्षा में किया जाए तो शिक्षा सरल, सरच, सहज, ग्राह्य, रुचिकर हो जाती है। बच्चे आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। शिक्षक कक्षा में कविता, मूलतः गीत की बात कर रहा हूँ, जैसे जयशंकर प्रसाद के हैं, अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसको गेय रूप दिया भी जा सकता है, गाकर बच्चों को सुनाया जा सकता है। इससे बच्चे उसे आसानी से ग्रहण करेंगे। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बच्चों के स्तर, मैं बार बार स्तर की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों को समझाते हैं, पढ़ा रहे हों, तो हमें उनके जूते में पैर लगाकर देखना होगा, अर्थात वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोधगम्य है कि नहीं, बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं। और गीत को याद होगा आपको कि जब बच्चे छोटे थे उनको गीत सुनाई जाती थी, छोटी सी एक तुकबंदी वाली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये बच्चे दिन भर गाते फिरते थे। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं जो हैं पुस्तकों में, छोटी कक्षाओं के पुस्तकों में हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो रचनाएं हैं, कविताएं जो हैं, इनको ज्ञात्मकता में ढालना चाहिए और बच्चों को सुनाना चाहिए। अगर इन गीतों का प्रयोग शिक्षा में किया जाए तो शिक्षा सरल, सहज, सरस, ग्राह्य, रुचिकर हो जाती है। बच्चे आनंद लेते हैं। शिक्षक कक्षा में गीत का सस्वर वाचन करता है तथा छात्र शिक्षक के वाचन के पीछे पीछे उस स्वर वाचन में लय, ताल, गति, यति के साथ प्रस्तुत करते हैं। पूरा का पूरा वातावरण जो है कक्षा का बदल जाता है, काव्यात्मक हो जाता है, गीतात्मक हो जाता है और शिक्षण सही माने में संपूर्ण हो जाती है। तो ये रहा, यह बालोचित तुकबंदी ही जो है यहाँ पर बच्चों को, जिस प्रकार से मैं बता रहा था, मछली जल की रानी है वगैरह जैसी कविताएं छोटे बच्चों के लिए है। बड़े बच्चों के लिए खास करके 10वीं कक्षा में अगर चले जाएं तो 10वीं कक्षा में ICC में जिस प्रकार से है आपका अरुण या मधुमय देश हमारा, जयशंकर प्रसाद का बेहतरीन गीत है, उसे गाकर बच्चों को आकर्षित किया जाता है, किया जा सकता है। बहुत सारे क्या होते हैं कि यूट्यूब पर भी बहुत गायक गायिकाओं ने या हमारे हिंदी शिक्षक भाई लोग जो हैं उस पर डाल रखे हैं, उनका सदुपयोग किया जाए।
अब दूसरी प्रणाली जो है वो है, उसके बारे में बात करूँगा मैं, वो है यहाँ पर, उसको कहते हैं अभिनय प्रणाली। इस प्रणाली में गीतों के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है, नाटक किया जा सकता है। यह बालोचित गीत या तुकबंदी अभिनय प्रधान होती है। जैसे आप माँ कहे एक कहानी, राहुल कहता माँ कहे एक कहानी, एक बच्चे को दे दिया गया। वहाँ पर दूसरा है, वो भी कहता है, यशोधरा कोई बन गया, समझ लिया क्या बेटा तूने मुझको अपनी नानी। तो यहाँ पर एक उद्देश्य है क्या, मनोरंजन के साथ साथ अध्ययन हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, उसमें कहीं बोरियत ना हो, बच्चे हंसते खेलते ज्ञान को ग्रहण कर लें, ग्राह्य बनाया जाए, विषय जो है उसे ग्राह्य बनाया जाए, बच्चे समझे। यहाँ पर जैसे है, राहुल कहता है माँ कह एक कहानी, यशोधरा वहाँ कह देती है समझ लिया क्या बेटा तूने मुझको अपनी नानी। इस गीत में राहुल एवं यशोधरा द्वारा कथित सामग्री का अभिनय प्रस्तुत कराकर उसको छात्रों के प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया जा सकता है। अतः छोटी कक्षाओं में यह प्रणाली उपयोगी है, बड़ी कक्षाओं में भी किया जाता है। बच्चे आनंद लेंगे, थोड़े हंसेंगे, परंतु बाद में आपके साथ हो लेंगे। पर गीत सरल, आसान एवं अभिनय योग्य हो तभी यह विधि प्रयुक्त की जा सकती है, सभी में नहीं हो पाता है। तीसरी प्रणाली जो है वो है आपकी अर्थ कथन प्रणाली। आजकल विद्यालयों में इस प्रणाली का अधिक प्रचलन है, अर्थ कथन प्रणाली। इसी प्रणाली के सहारे शिक्षक कविता का स्वयं वाचन करते हुए स्वयं उनका अर्थ बताते हुए चलता है। इस प्रणाली में छात्र केवल श्रोता होता है। यह प्रणाली अर्थ तो समझा देती है, लेकिन भाव अनुभूति एवं रसानुभूति नहीं करा पाती है, जो कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अतः यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक नहीं है। बच्चे सिर्फ कक्षा में आएं और अर्थ लिख के जाएं तो वो तो कहीं पर भी बाजार में किताबें मिल जाती हैं, टिकाएं मिल जाती हैं, उनको लेकर घर पे ही कर सकते हैं। वो रसास्वादन कराना, साहित्य में उन्हें खींच कर लाना, कविता में भाव विभोर करना, ये कवि का उद्देश्य रहा है, और अर्थात यहाँ पर शिक्षकों का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कहा जाए कि वो पूरा का पूरा अनुभूति जो है, ईश्वर की अनुभूति, ऐश्वर्य अनुभूति, यहाँ पर बच्चों को ये परमानंद की अनुभूति, परम आनंद मिले उनको जब ये पढ़ें, तब शिक्षण सफल है। चौथी प्रणाली जो है वो है व्याख्या प्रणाली। इस प्रणाली में अध्यापक स्वयं या छात्रों से कविता का सस्वर वाचन करा लेता है, परंतु शब्दार्थ बताते हुए, प्रासंगिक कथाओं की चर्चा करते हुए, छंद अलंकार आदि की चर्चा करता है। अर्थात उसका शब्दार्थ बता देता है, सस्वर वाचन करवाता है, शब्दार्थ बताने के बाद उसकी प्रासंगिक जो भी कथाएं हैं, अंतर्निहित जो कथाएं हैं, उसमें संलग्न कथाएं हैं, उसको स्पष्ट करते हुए, बच्चों को समझाते हुए, छंदों और अलंकारों का भी चर्चा करते हुए, इस प्रणाली के माध्यम से शिक्षक छात्रों व कवि के बीच रागात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, उन्हें जोड़ने की कोशिश करता है। यह प्रणाली उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को के लिए निश्चित तौर पे वो तनिक ऊपर जाएगा। इस स्तर के अनुसार हमें इन प्रणालियों का चयन करना होगा। इस प्रणाली में छात्र निष्क्रिय हैं, शिक्षक ही सक्रिय है। अतः यह प्रणाली विज्ञान की तुलना पर खरी नहीं उतरती, अर्थात मनोविज्ञान की तुलना पर। आज शिक्षण जो है वो दो तरफा होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। सिर्फ और सिर्फ संवाद शिक्षक की तरफ से हो तो शिक्षण माफ कीजिएगा अधूरी होगी। इसे पूर्ण करने के लिए दोनों तरफ होना चाहिए। पांचवी प्रणाली जो है वो खंडान्वय प्रणाली कहलाती है। यह प्रणाली महाकाव्यों
और लंबी कविताओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि जैसे राम की शक्ति पूजा हो या अंधेरे में हो मुक्ति बोध की, तो क्योंकि इस विधि में संपूर्ण पाठ का खंडांकन कर लिया जाता, तोड़ लिया जाता है। इस प्रणाली में शिक्षक ही सक्रिय है। इस प्रणाली का दूसरा नाम प्रश्नोत्तर प्रणाली भी है। इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाता है, और अंतर कथाओं के उदाहरणों से, व्याख्याओं से कथा में नवजीवनी का संचार करते हैं। छात्रों के बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर, अभिरुचि, क्षमता को देखते हुए भी ये प्रणाली उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, 10वीं 12वीं कक्षा के लिए। और 7वीं प्रणाली जो है उसे हम कहते हैं तुलना प्रणाली। ये प्राय हम सभी शिक्षक जो हैं कक्षा में प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इस विधि में शिक्षक पाठ्य कविता की तुलना उसी भाव को व्यक्त करने वाली अन्य कविताओं के साथ करके पाठ्य कविता के भावार्थों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। कोई ऐसी कविता, देश प्रेम की कविताएं बहुत सारी, वहाँ पर जब अरुण यह मधुमेह देश हमारा पढ़ा, दूसरा उदाहरण आप दिए दूसरी कविता को, हिमालय। तो इस प्रकार की रचनाएं जो हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। बच्चों के मन में जो पहले से है उसको आधार बनाकर एक नया स्तंभ तैयार किया जाता है, एक कविता की नई भूमिका बांधी जाती है, और इससे बच्चे बड़े लाभान्वित होते हैं। चीज़ें साफ होती जाती हैं क्योंकि एक ही भाव की हैं। यहाँ पे इस विधि में शिक्षक पाठ्य कविता की तुलना उसी भाव को व्यक्त करने वाली अन्य कविताओं के साथ करके पाठ्य कविता के भावार्थों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है, जैसे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि कवि की कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन, करुणा, वेदना के लिए महादेवी वर्मा की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। व्यास विधि की तरह तुलना प्रणाली भी उपयोगी है, परंतु अध्यापक का ज्ञान गहन, गंभीर एवं गहरा हो, समान भावों वाली भाषा शैली वाली तत्संबंधी अनेक पद्य रचनाएं कंठस्थ हो, वही न्याय कर सकता है, जिन्हें पूरी की पूरी कविताएं जो हैं वो याद हो। ये अत्यधिक शिक्षकों में ये गुण है। बहुत सारे शिक्षक इसमें निश्चित तौर पे सामर्थ्य, जी बिल्कुल, मैं जो कहना चाहता हूँ कि वो बड़े ही मतलब बहुत सारी कविताएं उनको कंठस्थ हैं। इससे ये होता है कि वो सस्वर वाचन करके उन्हें बता देते हैं कि देखिए ये कविता है, इस कविता में ये है। बच्चे इससे निश्चित तौर पे प्रभावित होते हैं, वह भी कविता पढ़ने के लिए, रटने के लिए, कंठस्थ करने के लिए जुझारू होते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8वीं प्रणाली जो है समीक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। उच्च श्रेणी तक पहुँचते पहुँचते छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर्याप्त रूप से हो जाता है, वो समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। काव्य के तत्वों का ज्ञान भी वे ग्रहण कर चुके होते हैं। इस प्रणाली में काव्य के गुण दोषों का विवेचन करके उनके यथार्थ को आंका जाता है। इस प्रणाली में शिक्षक केवल सहायक का ही कार्य करता है। वह पुस्तकों के नाम, संदर्भ ग्रंथों के नाम एवं कुछ तथ्यों से छात्रों को परिचित करा देते हैं, बाकी सब काम जो है विद्यार्थी करे। इस प्रणाली में 3 तथ्यों की समीक्षा की जाती है: भाषा की समीक्षा, काव्यगत भावों की समीक्षा, कविता पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक है क्योंकि छात्र इसमें स्वयं सक्रिय हैं। अर्थात मनोवैज्ञानिक प्रणाली वह है जिसमें छात्र क्रियाशील हों, सक्रिय हों। निश्चित तौर पे तब क्या होता है कि बच्चे जो हैं शोधपरक दृष्टिकोण अपनाते हैं, उसको अपने अध्ययन में अपनाकर उसे अपने ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित एवं संवर्धित करते हैं। अब 9वीं प्रणाली जो है वो रसास्वादन प्रणाली है। इस प्रणाली में शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को कविता का अर्थ बतलाना नहीं होता, वरन
वह छात्रों को कविता का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षक कवि के परिचय, विशेष प्रसंग, प्रेरक स्थल, अति आवश्यक व्याख्या आदि की तरफ छात्रों का ध्यान आकृष्ट करते हुए छात्रों को रसानुभूति की प्रबल प्रेरणा देता है। वह छात्रों का कवि के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। यह विधि केवल बड़ी कक्षाओं में ही संभव है, छोटी कक्षाओं में नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी शिक्षण प्रणाली किस स्तर पर अपनाई जाए। वैसे तो हमने साथ साथ प्रत्येक शिक्षण प्रणाली की उपयोगिता अनुपयोगिता स्पष्ट कर दी है। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में जहां बच्चों को बालोचित गीतों को रटाना होता है, वहां गीत एवं अभिनय प्रणाली दोनों का ही प्रयोग किया जाए। जहां पर बच्चों को गीत जो है रटवाने हों, वहां पे अभिनय एवं गीत प्रणाली का प्रयोग किया जाए। कक्षा 4 से 8 तक अर्थबोध एवं व्याख्या प्रणाली को अपनाई जाए। कक्षा 9 से 12 तक व्यास प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली आदि छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाई जाए। साथ साथ कविता में निहित विचारों, जो विचार उसमें निहित हैं, विचारों एवं भावों का बोध कराया जाए। तो फिर क्रमशः रसानुभूति, सौंदर्य अनुभूति और परमानंदानुभूति जो है, यहाँ पे परम आनंद की जो अनुभूति है की ओर बढ़ाना चाहिए, स्वतः आ जाएगा इसमें। यदि कविता शिक्षण द्वारा हम बच्चों की रुचि और अभिव्यक्तियों को सामाजिक आदर्श के अनुकूल हो विकसित कर सके तो कविता शिक्षण सार्थक समझिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।